स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज बहुत खास दिन, और इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के साथ साथ आज उससे जुड़ी जो थीम है उस पर बात करना भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेक में जाने से पहले जैसा जिक्र हम कर रहे थे कि 2022 की थीम ही है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता बेहद जरूरी है। यदि कोई भी राष्ट्र सही दिशा में संतुलित है और सतत विकास चाहता है तो डेफिनेटली इस असमानता को दूर तो करना ही होगा। हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि दुनिया के कई देशों में महिलाओं की स्थिति ही भविष्य के विश्व की उन्नति और समृद्धि तय करती है। तो फिर ये जो डिस्पैरिटीज हैं इनको दूर करने की आज जरूरत है, लेकिन कैसे? आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेट्स वेलकम एडवोकेट डॉक्टर दीपा सिंह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद। सबसे पहले जस्ट हिंदी की ओर से आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सारी विशेष, बहुत सारी गुड विशेष। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, इस बार जो कहें थीम है ब्रेक द बाइस, डेफिनेटली इसे ब्रेक करना आज के समय की ज़रूरत है। इस पर मैं आपसे कुछ सवाल करूँ इससे पहले एक सवाल जिसका शुरू से ही मैं जो है जवाब जानना चाहती थी। आज जब हम बात करते ब्लाइंड फेमिनिस्ट की, ये एक तरीके का जो टैग है या फिर कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए किसी ऐसे एक दिन की क्या ज़रूरत है, तो क्योंकि इससे फर्क क्या पड़ता है, सबसे पहले मैं इसे समझना चाहती हूँ। फर्क तो ये है कि जब भी हम किसी चीज के प्रति प्रयास करते हैं तो उसकी जो है उस दिशा में कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, उसका आकलन तो जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी के दिनों में आप वुमेन्स एम्पावरमेंट को उतनी हम वैल्यू नहीं देंगे। जस्ट ये है कि साल में एक बार हम फिर जरूर आकलन कर लेते हैं कि जो हमने इस दिशा में प्रयास करे थे उनसे कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं है। एक जस्ट एक मूल्यांकन है। ठीक है। इट्स नॉट दैट कि इसी दिन हम करते हैं और दिन भूल जाते हैं। 364 डेज करते हैं तो इस दिन हम बैठ के उसको एक तरह से ये देख लेते हैं कि भाई इससे इस दिशा में कुछ फर्क आया या नहीं आया, और हमें आगे कितनी और जरूरत है इसको प्रभावी बनाने के लिए। बिल्कुल, उसका असेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है जो हम इस दिन करते हैं। लेकिन एक और चीज है कि 365 डेज हर दिन महिलाओं पर कोई ना कोई सवाल तो खड़ा किया जाता ही है, और फिर ऊपर से ये भी एक दिन जिस पर सवाल खड़े होते हैं कि हाँ, क्या क्या चीजें सही हुई हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या जो चीजें जिस पर हमने कभी वर्कआउट किया क्या उस पर कोई तरह रिजल्ट मिला है? पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। देखिए पिछले कितने सालों से महिलाओं के फेवर में तरह तरह के कानून आए हैं, चाहे वो आप डोमेस्टिक वायलेंस का ही ले लीजिए, को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में वुमेन को राइट्स मिले हैं। और अब अगर मैं देखूं किसी भी क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, और कई ऐसे प्रोफेशन भी हैं जहां महिलाएं पहले आने से झिझकती थी और अब बहुत बखूबी वो अपना उसमें कर रही हैं एज ए प्रोफेशनल। और बल्कि मुझे तो लगता है समय इतना बदल गया। जब हमारे समय में होता था वर्किंग वुमेन होना एक बड़ा डेयरिंग स्टेप होता था, लोग कहते थे वाई वर्क। और अब अगर अब लेटेस्ट मैं देखती हूँ न्यू जनरेशन को, इवन इफ वो किसी भी मजबूरी के तहत काम छोड़ना चाहती हैं तो प्रश्न चिन्ह उठता है, व्हाई आर यू लीविंग वर्क, व्हाई डू यू वांट टू स्टे एट होम। सो कुछ तो फर्क पड़ा है ना। फिर एक सवाल और भी तो पूछा जाता है, जब कोई महिला ये कहती है कि मैं वर्किंग हूँ तो पहला सवाल उससे यही कहा जाता है कि पर घर को कौन मैनेज करता है। हाँ बिल्कुल। और एक साथ साथ ये भी है कि जब आप हमेशा नोटिस करेंगी कि पुरुष को कोई नहीं पूछता क्या आपकी वाइफ वर्किंग, पुरुष को अक्सर ये पूछा जाता है कि आपकी वाइफ वर्किंग है। हाँ। लेकिन किसी भी महिला से ये नहीं पूछा जाता कि आपके हस्बैंड वर्किंग है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल से हर विमेन के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस पर बात करना भी बड़ा जरूरी है। खैर, हम लोग राइट्स पर जब आते हैं
आप तो देखिए आपका पेशा ही है, आप वकालत करती हैं, एडवोकेट हैं आप प्रोफेशन से। महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को लेकर यूं तो शायद ही कोई दिन जाता हो जब विश्व पटल पर कहीं ना कहीं गंभीर चर्चा ना होती हो। इस दिन पर आज भी यही होगा, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। अभी हम देखिए छोटी छोटी बातों का भी जिक्र कर रहे थे, जब हम इन सब चीजों को हमारे आसपास देखते हैं तो हम इसका मूल्यांकन कैसे करें अगर ये चीजें आज भी हैं। जैसा अभी हम बात कर रहे थे ना कि पुरुषों से नहीं पूछा जाता है कि आप वाइफ से नहीं पूछा जाता, माफ कीजिएगा, कि आपके हस्बैंड जो है वो वर्किंग है नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें मैं इसे ये समझना चाहती हूं कि विश्व पटल पर आज हर कहीं गंभीर चर्चा होगी ही होगी, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर कभी कोई चर्चा होती है? क्या होनी चाहिए इस पर भी? ये तो मुझे लगता है कि मानसिकता है, और जब तक हम अपना थोड़ा ये ओरिएंटेशन और अपनी ये संस्कार और ये जो भी बेसिकली एक शब्द में मैं कहूँ कि पूर्वाग्रहों के हम सभी शिकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इन पूर्वाग्रहों का सिर्फ पुरुष ही शिकार है, औरतें भी शिकार हैं। ऐसी बातें औरतें भी करती हैं, लेकिन अब वो करती हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन जहां पुरुष करने लगते हैं तो हम एकदम अपने तब जागृत होते हैं कि अच्छा ये तो हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। सो इस मुद्दे पे जो कि एक बड़ा हमेशा ही परपेचुअल टॉपिक रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में, सो पुरुष और महिला दोनों को ही मिलके इसका वो जो है कॉमन सोल्यूशन सा निकालना पड़ेगा, या अपनी ब्रेन। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कुछ महिलाएं भी हैं जो इस तरीके की बातें करती हैं। आप कहेंगे उनका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है, लेकिन कुछ यही नहीं है। काफी अगर आप देखेंगे तो काफी मात्रा में है, लेकिन अगर हमसे 50 औरतें इस तरह की बातें करते हैं हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर एक पुरुष पूछ ले तो हम उसको एक मुद्दा बना लेते हैं। और अगेन मेरा तो यही मानना रहा है शुरू से कि इट्स नॉट अबाउट मेन वर्सेस वुमेन। Why can't we see it as a feminine versus masculine? कुछ चीजों में feminine qualities बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजों में masculine qualities बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तब हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। हालांकि हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम इसको feminine versus masculine देखें तो they are complementary to each other. But the moment we give so much importance to our individuality, then विरोधाभास आएगा ही आएगा। और ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे के पूरक ना होके एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये स्थिति। अच्छा दीपा जी, हम यहाँ पर असेसमेंट की बात कर रहे थे ना, हम देखते हैं कि अंतरिक्ष से लेकर देखिए आज पहाड़ और खेलों से लेकर प्रशासन और पॉलिटिक्स में भी दबदबा काफी बड़ा है, लेकिन क्या ये काफी है? उससे बड़ा सवाल ये है कि अपने दमखम पर तमाम जो फील्ड्स है वहां पर आगे बढ़ी महिलाओं को छोड़ दें तो आबादी के लिहाज से उसी रेशो में, उसी अनुपात में ये आम या पुरुषों के बराबर क्यों नहीं है? ये जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो ये सवाल अब भी वहीं पर बना हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे? उसमें मुझे नहीं लगता कि पुरुष समाज हमारे कुछ खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। मुझे लगता है कि कुछ महिला की अपनी ही लिमिटेशन भी होती हैं जो उसकी खुद की है, चाहे वो सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन है या इंटरनल बैरियर्स उसने खुद क्रिएट करे हुए हैं। तो अगर बात इंटरनल बैरियर्स की आती है तो वो तो उसके खिलाफ तो महिला को जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी ना अपने आप से। तो अगर हम बात करते हैं कि उस अनुपात में महिलाएं आगे नहीं आ रही, तो उसमें कुछ सामाजिक व्यवस्था को दोष दे देते हैं, कुछ पुरुष प्रधान समाज को दोष दे देते हैं, लेकिन कुछ एक अपने अंदर जो उनके द्वंद्व चल रहा होता है कि वो ऐसा करें या नहीं करें, तो उसमें जब तक वो उसको बहुत आगे बढ़ के सामने नहीं आएंगी या उस द्वंद्व के खिलाफ खुद नहीं लड़ेंगी, तब तक उस अनुपात को बराबर करना काफी मुश्किल मुझे लगता है। जैसे कि ये मेरा प्रोफेशन ही लगा लीजिए, इस फील्ड में इसको कहा जाता है कि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है। मैं इसी पर आने वाली थी, हाँ, कि हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? आप इसमें कैसे करेंगी? क्योंकि मेरे साथ तो बहुत सारे चैलेंज थे। फर्स्ट चैलेंज तो यही था कि आई वाज अ वुमन, देन सेकंड फर्स्ट जनरेशन लॉयर,
देन देयर वाज नो ब्लू ब्लड एंड जो क्लाइंट्स का एक पूर्वाग्रह होते हैं कि, तो उससे मैंने भी लड़ाई की। और पहले तो अपने इंटरनल बैरियर्स को निकाला कि बिकॉज आई वाज डिटरमिन्ड, मुझे लगा कि ठीक है कितने भी अवरोध है सामने, लेकिन अवरोध भी तो संकेत कर रहे होते हैं अवसर की तरफ। मैं हमेशा उन अवरोध को सोचती हूँ कि ये एक संकेत है कि यही मुझे जाना है। तो आई वाज डिटरमिन्ड, आई कोप विद माय इंटरनल बैरियर्स एंड अब देखती हूँ तो बहुत बहुत लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं। बिल्कुल बहुत। कहीं ना कहीं कोई आपकी लड़ाई आपके लिए नहीं लड़ सकता। कुछ प्रयास आपको खुद भी करने पड़ते हैं। अभी अभी आपने इन बिटवीन जब इस पर बात कर रहे थे तो आपने इन बिटवीन कहा कि सबसे पहला बड़ा चैलेंज तो ये था कि एक वुमेन है। ये जो चीज़ है ना, ये अंदर ही अंदर बड़ी कचोटती कि क्यों हर बार ऐसा होता है। हम किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, हर बार हम यही कहते हैं कि वुमेन होना अपने आप में एक चैलेंज है। मैं इस पर आपका जो जवाब है ज़रूर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पे। स्ट्रेट टॉक में जल्द लौट रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। चासनी देख रहे सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। स्ट्रेट टॉक में कहीं धर्म तो कहीं स्वाभिमान से जोड़कर इसे बढ़ावा देने की नाकाम कोशिशों ने हमेशा ही महिला प्रतिभाओं का दमन किया और इन्हीं सब पर लगाम लगाने और महिलाओं के सम्मान, जागरूकता, उनके राइट्स के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे जैसे आयोजन पूरी ईमानदारी से समय और धक्यानुसी सीमाओं को लांघ कर किया जाना आज के समय की जरूरत है, ताकि धीरे धीरे ही सही लेकिन आधी आबादी की पूरी आज़ादी का सपना जो है वो सच हो सके। दीपा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक में जाने से पहले जिक्र हम कर रहे थे कि महिलाओं ना अपने आप में एक चैलेंज क्यों है, इसका जवाब आप दे रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिएगा। पुरुषों के जो पूर्वाग्रह है ना, उसके साथ साथ मुझे लगता है औरतों के मन में खुद भी अपने आप को लेके कुछ पूर्वाग्रह है, तो उसको ये चैलेंज कुछ और ज्यादा लगने लगता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि पहले अगर हम अपना सेल्फ डाउट खुद दूर कर ले, जैसे कि मेरे अपने प्रोफेशन में इनिशियली व्हेन आई एंटर्ड दिस प्रोफेशन मुझे लगा इट्स बीइंग वुमेन इज अ चैलेंज, बट थोड़े दिन बाद ही मैंने ये पाया कि इट्स नॉट ओनली चैलेंज फॉर मी, इट्स चैलेंज फॉर एवरी लॉयर वेदर इट्स अ मेल और फीमेल। जो इस प्रोफेशन में थोड़ा नए फेस को की एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से होती है, तो मुझे लगा कि वो भी तो, पुरुष भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ा। तो इसमें मैं ये नहीं मानती कि मेरी पुरुष प्रधान देश में औरतों की प्रतिभाओं का दमन होता है। कोई किसी की प्रतिभा का दमन नहीं कर सकता। अगर आप सक्षम हैं तो आपको सिर्फ इतना ही करना है जितना पुरुष को अगर 20% एफर्ट करना है तो आपको 40 करना पड़ेगा। सिर्फ दो चीजों में आपको डबल करना पड़ता है प्रयास। पहले तो एक्सेप्टेंस बनाने में उस हर्डल को क्रॉस करते हैं, फिर अपनी एफिशिएंसी को बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपने ये चीज कही, क्योंकि ये बैरियर्स हम लोगों ने खुद ही खड़े किए हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। हमने अपने आप खुद बहुत ये एक्सपीरियंस किया है कि एक टाइम हुआ करता था जब पेरेंट्स सोचा करते थे कि हमारी जो बच्ची है वो टीचिंग प्रोफेशन में जाए तो वो सबसे सेफ है और सबसे अच्छी, और बाकी प्रोफेशंस में ना जाए तो अच्छा है। आज भी हम ये नहीं कहेंगे सबकी सोच है, लेकिन बहुत कुछ हद तक लोगों की आज भी ये सोच है। तो यही जरूरी चीज है जो आप भी कह रहे हैं कि उस बैरियर को पहले तो खुद एक्सेप्ट करो और फिर उस बैरियर को तोड़ो, आगे बढ़ो। आगे आप सक्सेसफुल होंगे तो वही लोग फिर आपको सम्मान देना शुरू कर देंगे। डॉक्टर दीपा जी, एक महत्वपूर्ण पहलू पर आज जिक्र करना जरूरी है, मैरिटल रेप पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को देखिए आज हम सभी के सामने है और फिर वही जल्द से आयोजन भी होंगे, महिलाओं के अधिकारों की बातें भी होंगी, लेकिन इन सबके बीच कई सवाल ऐसे भी हैं जो जस के तस रह जाएंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि इन दिनों इन सभी सवालों के बीच एक जरूरी सवाल की सुनवाई जो है इन दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, कटघरे में चल रही है, और वो है मैरिटल रेप। कई लोगों के लिए ये निजी जिंदगी से जुड़ा सिर्फ एक बेडरूम टॉक का टॉपिक होगा। कुछ लोग इसे वर्जित फल मानकर खारिज भी कर देंगे, तो कुछ लोग इसे अकेले में देखने सुनने वाला टॉपिक भी होगा। ऐसी मानसिकता वाले लोग आज भी हैं। मैरिटल रेप का जो विषय है, ये जो विषय है, जो घाव अब तक घर के अंदर 7 तालों में बंद किसी तरीके से छुपाया जाता रहा था,
अब उसकी जो एक कहें आवाज है वो दरवाजे पार करके सड़क पर आ गई है। लेकिन उम्मीद यह है कि शायद ये जो एक चोट है, ये जो घाव है, अब सही मरहम पा सकेंगे जब ये सड़क के बाहर आ चुका है। इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया गीत आज के दिन, और जैसा कि आपने खुद कहा कि इतना इस टॉपिक पे इतनी ज्यादा जब भी बात होती है तो उत्तेजना और आपसी मतभेद इतना ज्यादा आ जाता है कि कभी भी कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। तो उसमें मुझे लगता है कि स्त्री अधिकारों की बात होते ही परंपरा और संस्कृति की दुहाई क्यों दी जाने लगती है? क्यों ऐसे लगता है कि ये तो इनसाइड बेडरूम है और पुलिस को एक्सेस मिल जाएगी और ये हो जाएगा। बहुत तरह के पूर्वाग्रहों से ये सब लोग इसको लेके बात कर रहे हैं। और क्या ये मांग सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ है? तो कई क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि क्या बलात्कार को किसी भी रूप में जायज माना जा सकता है? क्या स्त्री का अपने शरीर पर हक की मांग गलत है? क्या ये बड़े पैमाने पे मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या संस्कृति के नाम पे संवेदना को हम अनदेखा कर सकते हैं? और अगर बात अब संस्कृति और परंपराओं की ही लाते तो क्या संस्कृति की रक्षा का बोझ सिर्फ महिला को ही ढोना है? अगर आप कहते हैं कि नहीं, ये तो विवाह एक पवित्र बंधन है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, तो क्या हम उसमें अपने जो है पत्नी की स्वीकृति का सम्मान नहीं करेंगे? तो लड़ाई तो ये मैरिटल रेप या रेप और इन सब चीजों की नहीं है। इतना हम कंफ्यूज हो चुके हैं संस्कारों और स्वीकृति के बीच में। संस्कार की दुहाई दे रहे हैं, स्वीकृति के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता। और जितना भी ये आपसी मतभेद चल रहा है ना, ये सिर्फ दुष्परिणामों के डर से है कि भाई ये अगर ऐसा हम ले आए तो ऐसा हो जाएगा और इसको मिस यूज करेंगे। तो अगेन देयर आर लाइक 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग एनी लॉ। जी। तो क्यों आया, क्यों आना चाहिए? किसी भी कोई भी कानून जब आता है तो यही देखा जाता है ना, किस ऑब्जेक्टिव से आया, क्या इसका पर्पस होगा, कौन सी इविल को ये कर्ब करेगा, ठीक है, क्या प्रिंसिपल है इसके पीछे। फिर दूसरा मुद्दा आता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या अवरोध आएंगे या नहीं, इसको इफेक्टिवली हम लागू कर पाएंगे या नहीं। फिर आता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि इसको जो है मिसयूज करेंगी महिलाएं, जैसे कि कहते हैं 498A को भी मिसयूज किया जाता है और रेप भी मिसयूज होता है। ठीक है, अगर ये मिसयूज होगा तो क्या आईपीसी में कोई ऐसी धारा है जो मिसयूज नहीं होती? फिर तो आप मर्डर भी हटा दीजिए और बहुत 420 है वो भी हटा दीजिए, हम उसका भी तो मिसयूज करते हैं। तो जो इस ज्वलंत मुद्दे पे आपसी मतभेद हो रहा है वो इन तीनों चीजों को मिक्स करके हो रहा है। इट्स नॉट के they are not fighting on this principle whether it should be there, it should not be there. प्रॉब्लम आ रही है, जो डिस्कशन हो रहे हैं और जो आपसी मतभेद हो जाता है वो इस बात पे है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्सिक्वेंसेस को लेके। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये कॉन्सिक्वेंसेस का डर और मिसयूज होने का डर भी का भी विरोध वही लोग कर रहे हैं जो औरत की स्वीकृति को सम्मान नहीं देना चाहते। अगर आप अपने स्पाउस की कंसेंट को बहुत वैल्यू करते हैं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं, चाहे रेप मैरिटल रेप हो या मैरिटल रेप ना हो। अच्छा, यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी। इसके कुछ रिजल्ट जब आए थे तो एक बार उसे ताजा कर लेना जरूरी है कि इस सर्वे में दर्जन भर से ज्यादा महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों की 40% महिलाओं ने उस वक्त ये माना था कि अगर वो अपने पति को फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए मना करती हैं तो पति द्वारा की गई उनकी पिटाई जायज है, उनका खुद मानना था। और खास बात तब क्या थी कि इसमें पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली महिलाएं भी शामिल थी। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या दर्शाता है, इसका मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। दीपा जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत स्ट्रेट टॉक में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आज थीम पर बात हो रही है, ब्रेक द बायस। इस बायस को
तोड़ना आज के टाइम की जरूरत है। दीपा जी, एक बार फिर से आपका भी स्वागत करते हैं हम आपका। सवाल आपसे उस सर्वे को लेकर किया जा रहा था, हालांकि वो सर्वे बहुत पुराना नहीं, पिछले साल का है, जिसका जिक्र मैं कर रही थी कि ज्यादातर विमेंस का ये मानना था कि अगर वो अपने पति को संबंध बनाने के लिए मना करती हैं तो पति द्वारा की गई जो उनकी पिटाई है वो जायज है। और इनमें पढ़ी लिखी महिलाएं, नौकरी करने वाली महिलाएं भी शामिल थी। ये जो सर्वे था और ये जो चीज सामने आई, ये दर्शा क्या रहा है, ये किस सिचुएशन को दर्शाता है और क्या संकेत देता है? माइंडसेट और अनभिज्ञता। हाँ, ठीक। अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी औरतें शामिल थी उस सर्वे में, बट लॉ जो है उनके लिए नहीं बन रहा ना। बात तो 260 करोड़ महिलाओं के अधिकारों का सवाल है। ये तो एक बहुत छोटी सी परसेंटेज उसमें हुई। और अनभिज्ञता इस बारे में भी है कि सबको लगता है कि कोई नया कानून लाने की बात कर रहे हैं। गीत, ये हम कोई नया कानून बनाने की मांग नहीं कर रहे और हम कोई सामाजिक मूल्यों पे भी सवाल नहीं उठा रहे। सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो धारा 375 में एक्सेप्शन 2 है, सिर्फ उसको हटा दें। इट्स अबाउट कंप्लीट ऑटोनॉमी ओवर योर ओन बॉडी। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रयास नहीं है। हम जो ये भी इस चीज को गहराई से समझने की जरूरत है। हम इसको किसी अपराध की श्रेणी में ना लाके हम सिर्फ ये मांग उठा रहे हैं कि जो एक्सेप्शन 2 इसको एंटाइटलमेंट देती है, बस उसको हटा दें। ठीक ठीक। इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक और बात कही, वो ये कि मैरिटल रेप के मामले में महिलाओं के पास और भी तरीके हैं जो वो इस स्थिति को अपना सकती हैं, जैसे कि तलाक की ओर कदम उठाना या फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना दी। मगर क्या ये व्यवहारिक रूप से इतना आसान है उन महिलाओं के लिए? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज कोर्ट्स में देश की आधी से ज्यादा औरतों ने तलाक के लिए केस फाइल कर रखे होते, या आधे से ज्यादा आदमी तलाकों के पीछे होते, लेकिन ऐसा है नहीं। आप तो इस प्रोफेशन में हैं, आप इस पर क्या सोचती हैं? मतलब बिल्कुल सही बात है कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कोई भी कानून किसी पर्पस के लिए आता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। ये यहाँ एक इम्प्लीमेंटेशन एक हर्डल है और फिर कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करते हैं। लेकिन एज अ लॉयर जब मैं देखती हूँ कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, बहुत है, आएंगी, बट अगेन बात यही आती, क्या हम उस दुष्परिणाम या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की वजह से इस मुद्दे को, इस मांग को बिल्कुल नाजायज मानना भी गलत होगा। कभी कभी तो सवाल मेरे मन में भी उठता है कि क्या फौजदारी ही हर समस्या का समाधान है? क्या हर मुद्दे पे कठोर कानून आने अनिवार्य हैं? क्या हम कोई और समाधान नहीं ला सकते? बट उसके लिए तो जो है ना, हर एक वर्ग को और हर एक को बहुत ओपन डिस्कशन इसमें होंगे। और अगर इतनी सी बात है कि क्या आप अपने पार्टनर की कंसेंट को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ले तो मैटर एंड्स। अगर हम फौजदारी जितने भी आईपीसी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मुद्दा हमेशा एक ही आता है, चाहे वो कोई भी ऑफेंस है, क्या वो आपकी स्वीकृति से हुआ है या आपकी स्वीकृति से नहीं हुआ। अगर स्वीकृति है तो क्राइम भी क्राइम नहीं है, और अगर स्वीकृति से नहीं हुआ तो हर एक्ट क्राइम की श्रेणी आ सकता है। तो हम इधर उधर ना भटक के और उस पे बहुत उत्तेजित होके और परंपराओं को दुहाई देना, संस्कृति और पता नहीं क्या क्या हम उसमें मिक्सअप कर देते हैं। मुद्दा तो बहुत ही सिंपल सा है और उसको खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि आप अपने पार्टनर की सहमति को, स्वीकृति को कितना वैल्यू करते हो। ठीक। तो अब संस्कार और स्वीकृति को मिक्स हमेशा इसकी दुहाई देना का रिश्ता है। तो और यहाँ तक भी आता है डिस्कशन में कि वो तो मैरिज तो एक सैक्रामेंट है, कंसेंट दे दी है, इम्प्लाइड कंसेंट है तो थ्रू आउट लाइफ चलेगी। ऐसा नहीं, ठीक है, सैक्रामेंट है, कंसेंट है, बट स्वीकृति तो हमेशा ही चाहिए होती है। दैट इज इम्पोर्टेंट। दीपा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज अ लवली डिस्कशन विद यू, हमेशा की तरह। एक बार फिर से जा सिंधी की ओर से, मेरी ओर से आपको एक बार फिर से महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत बधाई गीत आपको भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
एट दी एंड इतना कहेंगे कि अपनी ही देह को सालों से शर्मिंदगी की तरह ढो रही औरतों के लिए असली महिला दिवस उस दिन होगा जिस दिन वो अपनी देह और आत्मा को सम्मान देना सीख जाएंगी, जिस दिन उनकी इतनी ताकतवर होंगी कि उनकी रक्षा के लिए कानून को भी बीच में आने की जरूरत नहीं होगी। उस समय की आज दरकार है। उम्मीद है वो पल जो है, वो समय है, वो जल्द आएगा। सो इसी के साथ इजाजत ले रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज के लिए इतना ही। जास हिंदी की पूरी टीम की ओर से विश्व भर की तमाम महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बहुत सारी गुड विशेस। इजाजत लेंगे। नमस्कार। Hello everyone. I have been thinking for whole day what I will like to share with you all my women friend on this International Women's Day. The message that I want, that came to my mind, that I will like to share is that I have been thinking that what made the women a suppressed gender for all these ages? Who suppressed them? With my experiences, what I have experienced myself, and with what I've seen around, is that we cannot just blame the other gender for suppressing women. It's 50% or maybe more. The suppression has been the reason of women suppressing another woman, maybe a mother-in-law, a mother, a sister, or a sister-in-law, in any relationship. I truly believe that if they can join hands, they can, not play the power games. No other gender can suppress women. I believe and I really hope and pray that all women, if we really think that we contribute towards the life on this earth and we are the gender who can make this a better place to live, then let's believe in the sisterhood, join hands, and let's make this world a better place. Thank you. आप सबको इंटरनेशनल वुमेन डे की बधाई हो। हैप्पी वुमेन्स डे। और मेरा सबके लिए, सारी वुमेन के लिए यही मैसेज है, गिव योर रिजेक्शंस रीडायरेक्शंस। वुमेन को बहुत बार ये फील होता है कि किसी न किसी चीज़ में वो रिजेक्ट हो गई हैं या उनको नो सुनने को मिला है। व्हेन दे आर मूविंग इन देयर लाइफ अहेड पर्सनली एंड प्रोफेशनली, but I would request all the women to never give up and give your rejections a redirection, in fact a beautiful redirection, and be successful in your life. Thank you. मैं ज्योति बावा आज जास हिंदी के माध्यम से सभी औरतों को वुमेन इंटरनेशनल की बधाई देना चाहती हूँ। इस बधाई के साथ साथ मैं उन औरतों को भी बधाई देना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज हमें शिक्षा का अधिकार मिला, जीने का अधिकार मिला, सब कुछ करने की चाहत मिली। अगर वो औरतें आवाज़ ना उठाती तो शायद अब भी हम पिछली सदी के जैसे जी रही होती। एक छोटी सी गुजारिश इस वुमेन इंटरनेशनल डे पे उन औरतों को कि वो दूसरी औरतों को भी योगदान दें ताकि उनको भी इस मुबारकबाद में हमेशा के लिए शामिल किया जा सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, जो औरतें अब अपनी शिक्षा का या अपनी सोच का गलत फ़ायदा उठा रही हैं तो उनको भी गुजारिश है कि वो ऐसा मत करें। हमने ये आज़ादी, ये शिक्षा की आज़ादी, ये चाहत बड़ी मुश्किल से हासिल की है। तो इसी के साथ आप सबको वुमेन इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी वुमेन्स डे। औरत एक अजीब ही नज़ाकत और शक्ति का कुछ वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है, और मेरा ये मानना है कि हर एक औरत की एक निराली सी कहानी होती है जिसमें वो बहुत अहम भूमिका अदा कर रही होती है। वो अपने इर्द गिर्द लोगों की खुशी को कब अपनी खुशी समझ लेती है, इसका एहसास उसे खुद भी नहीं होता। वो रोज़ हंसती है, रोती है, जीतती है, हारती है, लेकिन फिर भी कभी भी हार नहीं मानती। उसका संघर्ष और उसका दर्द उसकी शक्ति बन जाता है। वो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती। हम आज भी जब विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं ना, तो ज़्यादातर पुरुषों की तरफ ही देखते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि औरत ही औरत की सहायक हो, माँ, बेटी, सास, ननद, सखी, जब इनकी सहायता करे, इनके साथ खड़ी हो जाए, तो उनकी उड़ान और सशक्त हो जाएगी और खुशनुमा भी। सो लेट्स स्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर।
and make this world more beautiful.